अभी हमारे देश का कंडीशन ये हो चुका है कि कभी मस्जिद तोड़ो तो कभी मुस्लिम के दरगाह को। आज हमारे देश का मुद्दा ये नहीं है कि हमारे युवाओं को जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, बल्कि मुद्दा ये बन चुका है कि कहाँ कहाँ मस्जिद है, पहले उसके नीचे खोदा जाए और फिर वहाँ से मंदिर ढूंढा जाए। आज जैसे कि ये एक अभियान बन चुका है मेरे देश भारत में। पूर्व जस्टिस नरीमन ने अयोध्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। उन्होंने अदालत के फैसले को सेक्युलरिज्म के सिद्धांत के खिलाफ बताया। रिटायर्ड जस्टिस नरीमन ने कहा कि इन फैसलों में सेक्युलरिज्म के सिद्धांत के तहत न्याय नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कहते हैं करण थापर के एक इंटरव्यू में कि यह एक बीजेपी का षड्यंत्र है। This is a very serious charge you're making. You're suggesting that as a justice and later as a chief justice, he was being influenced by political considerations and those in particular of the ruling BJP. No doubt about it. There is no doubt about it, and he proved it by, his arthi with the Prime Minister. He proved it again by saying that Ayodhya judgment, I got divine, wisdom from Almighty. वहीं ये भी कहते हैं कि पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने जो ये फैसला दिया है, इस पे लोगों का सवाल क्यों नहीं उठ रहा है। What is happening here? I don't know why nobody in this country wants to stand up and fight this kind of nonsense. अभी जो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के संभल में ये जो हिंसा हुआ है, हालांकि इसे इंसिडेंट नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसमें साफ पता चल रहा है कि बीजेपी का षड्यंत्र है। ये भी सुनने को मिला है कि जस्टिस चंद्रचूड़ और उसके जज साथी हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को डिफेक्टिव करने के ऑफेंडर भी हैं। Justice Chandrachud has done a great disservice to the constitution and to the people of this country. You seriously mean that? What has Chandrachud done? Is he not guilty of, he and his colleagues are not guilty of defying Supreme Court's judgment? He and his colleagues, are they not responsible for breaking down of the rule of law? इतने इलीगल तरीके से मुस्लिम के मस्जिदों को डेमोलाइज किया जा रहा है और किसके हाथों से खेला जा रहा था पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़। He is playing in the hands of somebody. In whose hands is he playing? Who's in a sense manipulating him? Whoever is interested in this exercise, who are the forces who are wanting this exercise to be carried on. You mean Modi and the BJP? Destabilize the country. और कौन मैनिपुलेट कर रहा था उन्हें, चलिए डिटेल्स में समझते हैं आज के इस वीडियो में। और वहीं ये भी समझते हैं पुलवामा के षड्यंत्र को भी। 40 वैल्यूएबल जवान्स वर सैक्रिफाइस सिर्फ हमारी गलती से हुआ, तो तुम उनका किस पे चुप रह गया। प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। इट वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी इन द लाइफ ऑफ नेशन। हेलो दोस्तों, 2019 से पहले पुलवामा अटैक में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था, ये तो साफ हो चुका था, जिसमें हमारे देश के 40 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। तब तक गवर्नर रूल्स खत्म हो चुका था जम्मू एंड कश्मीर में, और फिर प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर डाल दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर को। प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर होने का मतलब यही है कि जम्मू एंड कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आ गया है। 14 फरवरी 2019 को 78 व्हीकल में सीआरपीएफ के 2500 जवान जा रहे थे जम्मू टू श्रीनगर। तभी एक मारुति ओमनी कैरी कर रही थी 300 केजी RDX, वो जाके एक सीआरपीएफ व्हीकल से टकरा जाती है और ब्लास्ट कर देती है, जिसमें हमारे देश के 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो जाते हैं। तब के प्रेसिडेंट सत्यपाल मलिक कहते हैं कि सीआरपीएफ ने होम मिनिस्टर से 5 एयरक्राफ्ट की मांग की थी, लेकिन होम मिनिस्टर ने देने से साफ मना कर दिया था। श्रीनगर से जम्मू के बीच कम से कम 8 से 9 लिंक रोड थे, जिसमें कोई सिक्योरिटी खड़ा नहीं की गई थी। फिर सत्यपाल मलिक पीएम नरेंद्र मोदी को बताते हैं कि अगर आप एयरक्राफ्ट दे दिए होते तो आज ये घटना नहीं होता, तो नरेंद्र मोदी उन्हें चुप रहने को बोलते हैं। आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो, जो कि अब सारे बर्डन पाकिस्तान के ऊपर डालना था, क्योंकि 2019 का इलेक्शन सर पे ही आ गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय सेना को मोदी जी का सेना बताते हैं। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है, यही अंतर है। तो वहीं एक डिफेंस ऑफिसर ने बताया कि अगर कोई इंडियन सेना को मोदी जी का सेना बताता है तो वो गलत ही नहीं बल्कि वो देशद्रोही भी है। अगर कोई कहता है कि भारत की सेना
मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं है, पर वो देशद्रोही भी है। भारत की सेनाएं भारत की हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। फिर वहीं कुछ दिनों बाद मोदी जी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ये भी कहते हैं कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीद जवानों के नाम हो सकता है क्या? क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मतलब कि वाह मोदी जी, आपने सीआरपीएफ जवान को एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया और फिर शहीद जवानों का नाम चमका के आप वोट लेना चाहते हैं भारत के नागरिकों से। वहीं 2019 का इलेक्शन जीतने के बाद 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया जाता है। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। वहाँ के प्रेसिडेंट सत्यपाल मलिक बताते हैं कि उनसे बिना डिस्कस किए होम मिनिस्टर सडनली एक लेटर भेजते हैं और उन्हें पास करवाने को बोलते हैं वहाँ के कम्युनिटी से। वहीं सत्यपाल मलिक ये भी कहते हैं कि मोदी जी कोई नॉलेजेबल आदमी नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीजें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई इल इन्फॉर्म्ड। सेम 2019 का ही नियम आज अपनाया जा रहा है हमारे देश में। करण थापर के एक इंटरव्यू में दुष्यंत दावे कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि बाबरी मस्जिद जजमेंट को दबाव बना के जजमेंट दिया गया था। He was being influenced by political considerations and those in particular of the ruling BJP. No doubt about it. There is no doubt about it, and he proved it by, his arthi with the Prime Minister. He proved it again by saying that Ayodhya judgment, I got divine, wisdom from Almighty. और फिर वो रोते हुए कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ। I can tell you one thing. I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are you getting so involved? But I am involved because I am worried about my country. You don't know how much it is impacting me. Just imagine how much it must be affecting those belonging to the minority community. It's really sad what is happening, and I don't know why nobody in this country wants to stand up and fight this kind of nonsense. 19 नवंबर 2024 को संभल के लोकल कोर्ट में एक पिटीशन दिया जाता है और वहां के लोकल कोर्ट तुरंत सर्वे करने का परमिशन भी दे देते हैं संभल के जमा मस्जिद में। फिर वहां दंगा छेड़ दिया जाता है जिसमें पुलिस फायरिंग से 5 मुस्लिम जवानों का जान चली जाती है गोली लगने से। वहीं एक अजीम नाम के लड़के को पुलिस दबाव बना के बोलती है कि 10 लोगों का नाम लेना अनिवार्य है तुम्हें, वरना तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। वो क्या कह रहे थे वहाँ पर लेट के तुम्हारा बचने का एक ही चांसेस है। क्या पहले तो कह रहे हैं बेटे तुम 10 आदमियों को नाम सोच लो, जब हम सारे अकेले गए तो 10 आदमी को नाम कहाँ से सोचे। हालांकि बहुत सारे लोग अपना अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वहीं ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी संभल के समस्याओं को जानने के लिए संभल जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया जाता है उत्तर प्रदेश के पुलिस के द्वारा। हालांकि इससे साफ पता चल रहा है कि किस पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। गुड मॉर्निंग सर। बताइए आपके मूवमेंट के बारे में। जो डीएम संभल है उन्होंने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ऑर्डर किया है, तो इसी वजह से हम यहाँ से आपको आगे अलाउ नहीं कर सकते। बट एज एलओपी आई एम अलाउड टू गो। इट्स माई राइट टू गो देयर टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। मेरा अधिकार है ये। बट ऑन व्हाट बेसिस इफ दे डिनाई द एलओपी परमिशन टू गो? विद द इशू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। बट आई एम गोइंग टू गो विद द पुलिस क्वाइटली एंड कम बैक। जब कंडीशन लॉ एंड ऑर्डर की नॉर्मल हो जाएगी तब आप जाके बात कर सकते हैं, उस समय कोई इशू। सुनिए, जो ऑर्डर है उसकी कॉपी दीजिए हमें। ठीक है, वो मिल जाएगी मैम। और क्योंकि हम जानना चाहते हैं किस आधार पे आप रोक रहे हैं। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह पर भी दावा किया जा रहा है कि उसके नीचे भी एक मंदिर था जिसका नाम शिव टेम्पल है।
मैं बता देना चाहता हूं कि द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक प्लेस में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा और वहां उसी नेचर में स्ट्रक्चर्ड किया जाएगा जैसे कि 1947 में था। वहीं ये भी बताया गया है कि अगर 1947 से पहले कोई धार्मिक प्लेस को तोड़ के वहाँ पे कोई मस्जिद या कोई मंदिर बनाया गया हो तो 1947 के बाद उसे नहीं हटाया जाएगा। हालांकि इसमें आप लोगों का क्या ओपिनियन है, अपना अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।